नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आज का दूसरा वीडियो है और ये वीडियो एमएसएसओ के लिए है। एक्चुअली है तो ये एमफिल पीएसडब्ल्यू का, लेकिन आप लोगों के लिए इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार हर एग्ज़ाम में एमएसएसओ के लगभग यहाँ से इस पेपर में है ना। अब आप लोगों को लगेगा कि बहुत लंबा लंबा फेंकते हो कभी कभी आप, लेकिन इसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जो मैं पीवाईक्यू चला रहा हूँ, पीवाईक्यू सीरीज़ सोशल वर्क का, अभी आज उसका 10th वीडियो डाला है, लेकिन उस पर मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अब चूँकि मैंने ये जो है कुछ लोगों को वादा कर दिया कि हाँ मैं कराऊँगा, तो मैं करा रहा हूँ। और उसमें भी जो क्वेश्चंस मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हैं वो हर जगह पूछे जाते हैं, बट आपका परसेप्शन, आपका नज़रिया अलग हो जाता है देखने का। बाकी क्वेश्चन उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो बहरहाल इसमें मैं जो अभी तक 7 वीडियो आ चुका है मेरा एमएसएसओ के, टारगेटेड एमएसएसओ केजीएमयू और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी आ गया है। इसमें 23 वैकेंसी है, इसमें 10 है। और एम्स मंगलागिरी का 2 वैकेंसी था। तो इसके लिए टारगेटेड वीडियोस थे, 7 वीडियो आ चुका है, ये 8वां वीडियो होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। इसमें थोड़ा सा रैपिडली करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा और आप लोग इसको ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सोशल वर्कर has been asked to see a couple who report frequent verbal conflicts and who are asking for help in improving their communication skills. The social worker's first response should be to, तो आपके पास कपल आया है, उसकी आपस की इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, या कह सकते हो लड़ाई झगड़े करता है, और वो आया है आपसे एक प्रोफेशनल हेल्प के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है, बीइंग अ सोशल वर्कर, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर, आपका रोल क्या होगा? बीइंग अ कपल थेरेपिस्ट। ठीक है, तो कपल थेरेपी बहुत ही लॉन्ग और बहुत ब्रॉडर टर्म है, फैमिली थेरेपी का एक पार्ट है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक्स है जिससे हम जो है कपल के इशूज़ को रिजॉल्व करते हैं। तो इसमें जो आपका पहला होगा वो होगा इवेलुएट व्हाट द कपल मीन्स बाय इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, मतलब उनकी कम्युनिकेशन में क्या इश्यूज़ हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डबल बैरल्ड क्वेश्चन हैज़ द पोटेंशियल ऑफ हैविंग। तो डबल बैरल्ड मतलब दो अर्थी क्वेश्चन, जिसमें 2 अर्थ 2 आंसर निकल रहे हों, और इसमें मतलब अ डबल बैरल्ड क्वेश्चन कैन लीड मोर देन 2 वैलिड आंसर, जिसमें 2 आंसर मिल सकते हैं, वैसा होता है। ये आज जो मैंने 10th वीडियो पीवाईक्यू करवाया है उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों को यहीं से पता चल जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स या आंसर, और 2 आंसर बट इनकम्पैटिबल विद ईच अदर, और दोनों आंसर एक दूसरे से अलग अलग होंगे। जैसे तू रुक, मैं अभी बताता हूँ, मतलब भाई रुक जा। अब इसमें 2 है कि मैं रुक जाऊँ, ये अभी कुछ बताने वाले हैं, या वो गुस्से से कहते हैं कि तू रुक मैं अभी बताता हूँ। तो दोनों के आंसर जो है ना एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और दोनों कन्फ्यूजिंग क्रिएट करने वाले हैं। इन थ्योरेटिकल फील्ड सोशल रिसर्च एम्स टू, तो सोशल रिसर्च का जो मेन एम होता है वो प्रॉब्लम को फाइंड करना होता है कि ह्यूमन बीइंग की क्या प्रॉब्लम है, एक क्वालिटेटिव स्टडी करता है सोशल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रपोज्ड model to explain the differentiation of social system based on an analysis of the way in which a particular system responds to forces for change। मतलब इसमें इसे किसने ऐसा मॉडल दिया है जो सोशल सिस्टम के जो है डिफ्रेंशिएशन को एनालाइज करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा टालकट पर्सन। एलिनेशन वॉज वाइड स्प्रेड सोशल प्रॉब्लम वॉज फर्स्ट हाईलाइटेड बाई, तो एलिनेशन मतलब अलगाव की थियरी, ये किसने दी थी? अब अलगाव की बात जहाँ आ जाती है वहाँ कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये मार्क्सिज्म की थियरी है। नेक्स्ट, वर्कर बी इन एन हनी कॉम्ब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसको अगर देखा जाए तो जो आप
थ्योरी देखे, सुसाइड की थ्योरी दुर्खाइम की देखे तो उसमें एक टर्म आता है अल्ट्रिज्म। तो ये वही अल्ट्रिज्म है, मतलब जब एक ग्रुप में जो इंडिविजुअल है, मतलब मल्टीपल इंडिविजुअल से मिलके एक ग्रुप बनता है, बट इंडिविजुअल के हित को हटा के ग्रुप के हित को देखा जाता है, तो उसे अल्ट्रिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया जो है किसको मॉनिटर करता है, तो बेसल गैंग्लिया बेसिकली हमारा जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए होता है। मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब कि हम जो ग्रिप करते हैं, हम जो पकड़ते हैं, हम जो चलते हैं, ये मोटर हो गया। स्पीच मतलब जो हम बोलते हैं, तो स्पीच किसके होता है, ब्रोकाज एरिया होता है, एक ब्रोका एरिया होता है, उसके उस पर डिपेंड करता है। और जो सोमैटोसेंसरी फंक्शंस होते हैं ये जो हमारा, जैसे किसी ने हाथ दबा दिया, किसी ने कट मार दिया तो पेन होता है, उससे होता है। तो ये हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वहाँ से ये जो है मॉनिटर होता है। और रेगुलेशन ऑफ इमोशन, इमोशनल रेगुलेशन जो होता है वो होता है एमिग्डाइला से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल सोशल वर्क से रिलेटेड ही हो गया देखा जाए तो आप लोग इसको जो है ध्यान में रखना, इसको पढ़ते रहना। एक क्वेश्चन है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ स्कोर्स इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाई अबव अ जेड स्कोर ऑफ 1। तो जेड स्कोर ऑफ 1 16% होता है, और इसका कैलकुलेशन का एक फार्मूला है, वो मैं कभी और डिस्क्राइब करूँगा, इसमें अभी स्किप करते हैं। आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट अकर्स, तो जो आइसोलेशन अफेक्ट आता है ना वो आता है मूड डिसऑर्डर में। मूड डिसऑर्डर में, बल्कि मूड डिसऑर्डर में डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, मैनिक फेज है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी GAD जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये तीनों जो है तीनों में ऐसा आइसोलेशन इफेक्ट नहीं आता है, तो इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। तो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में हम देखेंगे तो कोहार्ट स्टडी भी आता है, ऑब्जर्वेशन भी आता है। कोहार्ट स्टडी बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में सिर्फ नहीं करते हैं, हम नंबर ऑफ टाइम जो है किसी भी व्यक्ति को एग्ज़ामिन करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और उसकी स्टडी प्रॉपर हम करते रहते हैं, उस पे जो आउटकम आता है वो देखते हैं कोहार्ट स्टडी में। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में वही होता है कि कोई भी जो इलनेस है, ठीक है, या कोई भी वायरस है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसका जो है प्राइमरी या ओरिजिन क्या है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो वो कितने लोगों को अफेक्ट किया, कैसे कैसे अफेक्ट किया, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो हो गया कोहार्ट स्टडी, और ऑब्जर्वेशन में हम कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में हम दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन है जुंग यूज़ द टर्म कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ठीक है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जुंग ने जो ये थ्योरी दी है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, तो इसका मतलब होता है द अनकॉन्शियस टेंडेंसीज इनहेरिटेड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम प्रीमॉर्डियल रेशियल टेंडेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सोमेटाइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस। तो ये एक कैसा डिफेंस है सोमेटाइजेशन, ये एक न्यूरोटिक डिफेंस है। न्यूरोटिक डिफेंस मतलब कि आप अपने कमियों को छुपाने के लिए मल्टीपल सिम्टम्स जो है शो करते हैं। कि मान लिया घर वाले, अक्सर हम लोग करते थे ऐसा कि अगर जो है स्कूल नहीं जाना है तो हम क्या करते थे कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द है, बुखार आ गया है। बुखार तो खैर पता चल जाता है, बट पेट दर्द आपने बता दिया या और कुछ बता दिया जो दिखेगा नहीं, जो मेज़र नहीं किया जा सकता इजीली, तो उसको हम न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। 13 है द रिसेंट चेंजेस दैट हैव कम विद इफेक्ट आफ्टर पासिंग मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2018 एड्रेसेस। अब देखो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया है, 2017 में आया है, लेकिन जो इनैक्ट हुआ है ना वो 2018 से हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 2017 का है, तो 2017 में आया बट इनैक्टमेंट 2018 में हुआ है। तो इसमें क्या क्या जो है रिसेंट चेंजेस हुए, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड। पहले सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस था, जो IPC की सेक्शन 309 थी, उसके तहत 6 महीने की जेल हो जाती थी अगर बच भी गए आप
सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद, तो वो अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। बी, अलाउिंग पेशेंट्स टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर हेल्थ। अब पेशेंट अपना डिसीज़न खुद ले सकता है अगर वो साउंड है, मतलब कुछ जो जनरल मेंटल हेल्थ इशूज़ है उसमें। सी है, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको जो है ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये चारों चेंजेस हुए हैं। पहले क्या होता था कि बांध के ट्रीटमेंट किया जाता था, अब वो इंसेन वाला जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर था उसको बंद कर दिया गया है कम्प्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो कौन इसमें है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है? तो जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है ना, ये पैरामेट्रिक है, बाकी सब नॉन पैरामेट्रिक। मैन विटनी यू टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। नेक्स्ट द टर्म एम्बीवैलेंस वाज कॉइन्ड बाय। तो एम्बीवैलेंस जो टर्म है वो किसने दिया था? ये दिया था आइगन ब्यूलर ने। एम्बीवैलेंस मतलब ये भी एक, जब आप देखोगे एम्बीवैलेंस का एग्जैक्ट मीनिंग जो है तो ये होता है कि इसमें साइमल्टेनियसली मतलब एक से अधिक मीनिंग निकल रहे होते हैं, एक डायलेमा वाला स्टेज होता है। ठीक है, तो इसको जो है एम्बीवैलेंस बोलते हैं इस स्टेज को। 16 से वायलेंट पीपल शो डेफिसिट्स इन विच टाइप ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो इनकोडिंग सोशल क्यूज़। 17 है, इफ़ यू स्टडीड स्पेनिश इन हाई स्कूल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इफ़ यू स्टडीड स्पेनिश इन हाई स्कूल यू माइट हैव अ हार्ड टाइम लर्निंग जर्मन वोकेबुलरी वर्ड्स इन कॉलेज बिकॉज ऑफ। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि प्रोएक्टिव इन्फ्लुएंस। प्रोएक्टिव इन्फ्लुएंस मतलब, प्रोएक्टिव इन्फ्लुएंस जब आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे होते हो और वो नया इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ी सी इश्यूज़ होते हैं। और न्यू लर्निंग आप जो स्पेशली लैंग्वेज के लिए होता है, तो उसमें एक ऐसा स्टेज आता है जब आप कंफ्यूजिंग स्टेज में आते हो कि यही चीज़ इस भाषा में जो है थोड़ा डिफरेंट है, उसकी मीनिंग डिफरेंट है, बट वही सेम वर्ड उसमें दूसरा हो जाता है। ठीक है, इसको मैं एग्जैक्टली एक वर्ड है उसका याद नहीं आ रहा है, आप लोग देखना, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब बच्चों में अक्सर जो है जब ये वोकैब्स डेवलप होता है बच्चों में लगभग 11th मंथ के आसपास, तब ये होता है, तो ये डेवलपमेंटल फेज से है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो 18वां क्वेश्चन है, इसमें ट्रू कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि अ पर्सन अटेम्प्टिंग सुसाइड इज नेसेसरली एन अटेंशन सीकर, ऐसा नहीं हो सकता है, हम नहीं कह सकते। अ पर्सन हु थ्रेट्स टू कमिट सुसाइड वुड नेवर कमिट, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो है जो एक बार सुसाइड कमिट किया वो कभी दोबारा सुसाइड नहीं कमिट करेगा। अ पर्सन टेकिंग साइकेट्रिक मेडिसिन विल बी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन फॉर, ऐसा भी नहीं है कि सारे साइकेट्रिक मेडिसिन का डिपेंडेंस है। तो इस तरीके से ये इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 19 है, 19वां क्वेश्चन है फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्यूट साइकोलॉजिकल ट्रामा द प्राइमरी थिंग टू डू सो। तो अगर कोई जो है साइकोलॉजिकल ट्रामा से गुजर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे? और मेजरली जब हम ट्रॉमा देखते हैं, जब सडन लॉस देखते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो कुछ हो, तो उस स्टेज में इंसान जो है सुसाइड कर सकता है, उस स्टेज में सेल्फ हार्म कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए क्राइसिस इंटरवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है। नेक्स्ट है 20, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डज नॉट इंक्लूड। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में क्या नहीं होता है? देखो, सोशल जजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में आता है, जबकि स्पीच रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में नहीं आता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग मतलब जिससे आप जो है प्लानिंग, मतलब जिससे आप जो है कोई डिसीज़न मेकिंग ले सकते हैं, जिससे आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं एक हिसाब से। ये जो है रेशनल थिंकिंग की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रेशनल थिंकिंग किस में होता है? ये होता है फ्रंटल लोब में, ठीक है। हमारे ब्रेन का 4 लोब है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, वो आगे एक क्वेश्चन है इसमें आई थिंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इन अ सैम्पल। तो होमोजेनिटी फाइंड करने के लिए इसमें लेवेंस टेस्ट का यूज़ करते हैं। द 5th एडिशन ऑन द DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये 2000
2013 में पब्लिश हुआ था, पहली मतलब 5वां इसका एडिशन। तो DSM क्या है, बेसिकली ये मेंटल इलनेस के अलग अलग डिसऑर्डर को क्लासीफाई करता है, अलग अलग डिसऑर्डर के सिम्टम्स का क्राइटेरिया उसमें है डिस्क्राइब, और उसी के बिहाफ पे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो डायग्नोसिस बनाते हैं। और इसके अलावा और जो सबसे ज़्यादा यूज़ है होता है वो ICD-10 यूज़ होता है। अब तो ICD-11 वर्जन आ गया। ICD का मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, वो मेंटल हेल्थ के लिए उसमें एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें सारे मेंटल इवन सारे डिसऑर्डर उसमें होते हैं, बट मेंटल इलनेस का सेपरेट है। 23 है, विच इज़ अ बुक बाई एरिक एस फ्रॉम विच कंबाइंस मार्क्सिज्म एंड साइको एनालिसिस। तो ये है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ वन वे अनोवा। अनोवा का एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसी तरीके से होता है मैनकोवा होता है मल्टीपल एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। तो ये टेस्ट हैं अलग अलग, वो किसी रिसर्च का आप लोगों से मुझे एक सलाह भी लेना था। मैं सोच रहा था एक रिसर्च के टॉपिक पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च टॉपिक लेके आऊँ, जिसमें जो UGC नेट का भी कवर हो जाएगा और चूँकि MSSO में भी है तो दोनों कवर हो जाएंगे। तो आप लोग बताइए इस पे क्या करना चाहिए। तो ये क्रस्कल वैलिस टेस्ट होगा इसका 24 का। कार्टेल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट इज प्रिज्यूम टू मेजर, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लूइड इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज क्लासिफाइड एज अ प्रॉब्लम फोकस्ड रादर देन इमोशन फोकस्ड। तो इसमें कौन सा स्ट्रेटजी है जो प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी इमोशनल जो कह सकते हो ब्लैकमेल करते हैं लोग, उस पर नहीं। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज जो है, इंगेजिंग इन फिजिकल एक्सरसाइज टू डिस्क्राइब ए प्रीडिस्पोजन टूवर्ड एंड रिस्क ट्रिगर्स फॉर ए मेंटल डिसऑर्डर। मॉडर्न थियरिस्ट यूज़, तो कौन सा थियरी यूज़ करते मॉडर्न थियरिस्ट कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म इज एग्जाम्पल एग्जाम्प्लीफाइड बाई ऑल एक्सेप्ट। तो जो मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे यूज़ होता है वो होता है ब्लॉकिंग, मतलब इसमें जिसके इसके अलावा जो यूज़ नहीं होता ब्लॉकिंग के अलावा, एंटिसिपेशन, ह्यूमर और सप्रेशन यूज़ होता है। वन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। तो जो साइकोसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, तो सबसे पहले तो आप समझ लो क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, हमारे ब्रेन जो है ना, वो ब्रेन क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, ऐसे समझ लो। और माइंड क्या है, ब्रेन हो गया हार्डवेयर और माइंड हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको हम केमिकल्स बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है एक केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स का नाम जो है वो आप देख लोगे तो सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, गाबा हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, एड्रेनल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस आते हैं तो उसका अफेक्ट जो है ना वो आपके बिहेवियर में और आपके थॉट प्रोसेस में होता है, आपके रेशनैलिटी में होता है, आपके परसेप्शन में होता है। तो वही उसी को जो है मेंटल इलनेस कहते हैं, जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि साइकोसिस किसके वजह से होता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस की वजह से साइकोसिस होता है। तो ये डी यानी डोपामीन। इन सर्वे रिसर्च एग्जिस्टिंग डेटा आर एग्जामिन्ड, न्यू डेटा इज गैदर्ड, अ कंट्रोल ग्रुप इज नेसेसरी, अ सैम्पल ऑफ पीपल आर आस्क्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली जो सर्वे जो रिसर्च होता है उसमें हम मल्टीपल लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, एक सेट पैटर्न क्वेश्चन का होता है वो पूछते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थियरी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो एक्सपेक्टेंसी थियरी किसका एग्जाम्पल है, प्रोसेस थियरी का। इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है, जिसमें हम जो है दो वेरिएबल्स है, सपोज करो x और y। ठीक है, x का इम्पैक्ट y पे पड़ता है, तो y क्या है, डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसमें हम कुछ चेंज करते हैं तो इस पर इसका इम्पैक्ट आता है। तो कितना इम्पैक्ट आता है उसी को हम असेस करते हैं। इसी पूरी जो है मेथड को एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो साइंटिफिक मेथड्स, मतलब साइंस के रिसर्चेज में यूज़ होता है। लैंग्वेज एज फोनेम्स इज़ टिपिकली एविडेंट इन चिल्ड्रन ऑफ विच एज। तो
किस एज में लैंग्वेज का स्टार्ट होता है, तो 1 ईयर, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, तो लगभग 10 से 11 मतलब 12 मंथ के आसपास जो है सलेब्स स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों में। वो जो गागा गूगू और पा ऐसे करके बोलते हैं ना, उसी वही क्वेश्चन है। 34 में प्रेडिक्टर ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंट कंडक्ट। तो प्रेडिक्टर ऑफ एग्रेशन और वायलेंट कंडक्ट का जो प्रेडिक्शन हम लगाते हैं, या तो एंटी सोशल बिहेवियर है तो उससे हो सकता है, और अगर फैमिली हिस्ट्री रहा है तो उससे, यानी जो ट्रेट थेरी है। ट्रेट थेरी मतलब जो कुछ लोग वायलेंट बच्चे जो होते हैं ना, उनके फादर भी वायलेंट थे, उनके दादा भी वायलेंट थे, तो वो ट्रेट्स उनमें जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन सबसे पहले तो आप समझ लो। एक्स्ट्रावर्जन मतलब जो बहुत ही कॉमनली लोगों से इंटरेक्ट करने लग जाता है, घुल मिल जाता है, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट बोलते हैं जो अपने में गुमसुम रहता है, अपनी बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करता और अपना डिसीज़न खुद से लेता है, बहुत कम बोलता है, अलग थलग रहता है। तो ये कार्ल जंग ने दिया था। विच इज़ द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन ऑब्स्टेकल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे जो इम्पोर्टेंट मतलब जो बाधा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो फिक्सेशन है। फिक्सेशन मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है आपके डेवलपमेंटल माइलस्टोन में, और आपकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है उसको कम करता है। 37 है यू सी कट मार्क्स ऑन द लेफ्ट रिस्ट ऑफ अ गर्ल यू आर इंटरव्यूइंग, योर इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी। तो अगर कट मार्क्स वो भी अगर वो राइट हैंडी है तो लेफ़्ट हैंड में उसके कट मार्क्स होंगे, जिसको हम साइकियाट्री में जब असेसमेंट करते हैं तो इसको हेजिटेशन कट मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, हेजिटेशन कट मार्क्स मतलब क्या होगा कि सपोज़ करो ये उसका हाथ है, ठीक है, रिस्ट है ये, और यहाँ ऐसे 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 करके खूब सारे कट मार्क्स होंगे। अगर राइट हैंड से काम करती है तो लेफ़्ट हैंड पे कट मार्क्स होंगे। तो ये डीप नहीं होंगे, बहुत लाइट अगर कट मार्क्स हैं तो इसका मतलब कि ये अटेंशन सीकर और ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसे पाए जाते हैं। तो इसमें आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? ठीक है, आस्क वाई, कॉल पेरेंट्स, टेक हिस्ट्री, एडमिनिस्टर अ पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है, तो हम पर्सनालिटी इन्वेंट्री एसेस नहीं करते हैं, मेन काम होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। बट हमारा जो काम है प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, कि क्यों हुआ, कब हुआ, कितनी बार आपने हेजिटेशन कट किया, इसका रीज़न क्या है। तो बेसिक फोकस हम हिस्ट्री पे करेंगे, नॉट एडमिनिस्टर। मतलब पहले ही एडमिनिस्टर नहीं करने लग जाएंगे ना, पहले हम हिस्ट्री लेंगे। तो इनिशियल स्टेज हिस्ट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन फोर्सेबल फ्यूचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। क्या इम्प्लीमेंट किया 1982 में? तो आप लोगों को सबको पता है 1982 में क्या आया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP। और DMHP कब आया? 1996 में आया। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? 1987 में आया। RCI कब आया? 1991 में। RCI क्या है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सभी डिसऑर्डर के लिए काम करता है। बायोफीडबैक थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बायोफीडबैक थेरेपी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे जो है वर्क करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी बायोफीडबैक थेरी मतलब वेयर इंडिविजुअल्स लर्न टू कंट्रोल देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे कंट्रोल करता है? डिजायर्ड बिहेवियर से। नेक्स्ट है 40 है कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग एंड रीजनिंग इन्वॉल्व द रोल ऑफ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल नहीं रहा था कि जो लोब है डिफरेंट, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, वो फ्रंटल लोब से मॉनिटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 41 लिम्बिक सिस्टम प्लेज अ रोल। लिम्बिक सिस्टम क्या रोल प्ले करता है? फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल मेमोरीज, इमोशनल रिएक्शन एंड बिहेवियर और कंट्रोल, ये सारी चीज़ें लिम्बिक सिस्टम प्ले करता है। हु इज़ नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ साइकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो इसमें जो है लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को लगता है कि जो है इसमें फ्राइड का नाम आएगा, नहीं, इसमें वुंड का नाम आता है। मतलब जो साइकोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में इन्होंने जो है रखा, वो उन ने रखा 43 पर्सन। बट ओवरऑल अगर इसमें देखेंगे
सबसे ज़्यादा जो रोल है वो फ्रायड का है। अगर फ्रायड को हटा दो साइकेट्री ख़त्म है, तो इसलिए इनका लोग ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, बट वुंड होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। 43 है पर्सन हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन टेंड टू प्रेफर टास्क दैट आर, तो इसका जो सही आंसर होगा मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, इसमें ये होगा मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, पर्सन हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रक्चर्स आर, तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सोशल स्ट्रक्चर क्या है? मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट लो पीपल शुड बिहेव इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब एक समाज के सेट पैटर्न्स होते हैं जो लिखित नहीं होते, रिटन नहीं होते, ठीक है, रिटन कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बट ये मतलब सोशल बिहेवियर और सोशल नॉर्म्स सब में कॉमनली जो है एक्सेप्टेड होता है इस चीज़ का कि आप बड़ों के साथ कैसे ट्रीट करोगे, आप अपने रिलेटिव्स के साथ कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है, आप अपने टीचर के साथ कैसे ट्रीट करोगे। तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर जो है हम इमिटेट करते हैं फ्रॉम आवर बर्थ, ठीक है, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है फिज़िकल साइकोलॉजिकल हर चीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज़ ओरिजिनली प्रोपाउंडेड बाय, जो 3 स्टेजेस है सोशल डेवलपमेंट का वो किसने दिया है? तो ये अगस्त काम्टे ने दिया है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल पॉलिसी इज़ आउटलाइंड, सोशल पॉलिसी मतलब समाज हित में जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे वो एल्डर्स हैं, चाहे वो वीमेन हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हैं, है ना, या ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए जो दिया है वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना आर्टिकल 51A से स्टार्ट होता है, तो वो कौन सा पार्ट हो जाता है? वो हो जाता है पार्ट 4, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इवन जो पैटर्निटी लीव है, मैटरनिटी लीव है, ये सब उसी में है। असर्शन है अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एड्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, रीज़न है टू कीप द एडवांसमेंट गिविंग सम ऑफ इट्स नेगेटिव इम्प्लीकेशन नीड टू बी अंडरस्टूड एंड डील विथ, तो ये सही है, एडवांसमेंट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का हुआ है तो ह्यूमन की जो कनेक्टिविटी है, सोसाइटी की जो नॉर्म्स है उसमें चेंजेस आए हैं, लेकिन उससे जो है डील करने के लिए कुछ हमें जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं उसको समझना होगा और उसको रूल आउट करके उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से बोथ जो है स्टेटमेंट ए और आर दोनों ट्रू हैं, और ट्रू भी हैं और ट्रू ही है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो चाइल्डहुड जो बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से इन्फ्लुएंस होता है तो वो होता है फैमिली से। अगर फैमिली में अपब्रिंगिंग अच्छा है, फैमिली में आपको सही और गलत में विभेद करने के लिए बताया है, तो वो चीज़ आपके बिहेवियर में हमेशा रहेगा। समटाइम्स चिल्ड्रन फेस ट्रबल इन रीडिंग, दिस इज़ नोन एज, तो इसको जो रीड करने में प्रॉब्लम होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया मतलब ये आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में, SLD में, और इसमें डिसलेक्सिया ही सिर्फ नहीं है, एक और है डिसकैलकुलिया भी है, डिसकैलकुलिया और डिस्ग्राफिया भी है, ठीक, डिस्ग्राफिया। रीडिंग में प्रॉब्लम होती है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो डिसकैलकुलिया कहते हैं, और जब लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखा होगा, उसमें ये चीज़ देखा होगा आपने, जैसे वो H ऐसे नहीं लिखेंगे, H हो सकता है वो ऐसे लिखें, मतलब इस तरीके से इसका जस्ट उल्टा मिरर वाला जो आप देख सकते हो, D को B लिख देते हैं, ये मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, असर्शन है अ साइकोलॉजिस्ट जनरली एग्री दैट इंटेलिजेंस क्वोशेंट गेट्स अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, रीज़न है इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज़ अ बायोलॉजिकल ट्रेट एंड इट कैन नॉट बी चेंज, तो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से आपका IQ नहीं कम होता है, बट थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आता है, ठीक है, लेकिन ये जो R कह रहा है कि बायोलॉजिकल ट्रेट जो है चेंज नहीं किया जा सकता, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फादर हाईली इंटेलिजेंट है तो सन भी हाईली इंटेलिजेंट होगा, या डॉटर जो भी है हाईली इंटेलिजेंट होगी, ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल कोई मतलब नहीं है, बट हाँ ये है कि जो IQ होता है वो बाई बर्थ होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, 19-20 का फ़र्क होता है,
ट्रेनिंग और बहुत कुछ दे के उसकी जो कॉम्पिटेंसी है थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, बट 100% या 20% 50% IQ कभी इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है कि 100% उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हमने कवर किए, इसमें बाकी के 50 क्वेश्चन कल कवर करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये इनिशिएटिव, आप लोग ज़रूर बताना। ये 8वां वीडियो होगा MSSO का, और बाकी कंटिन्यू रखेंगे, और पेड वर्ज़न भी इसका आएगा। तो पेड वर्ज़न में जो जुड़ना चाहते हैं वो अभी से अब बता दें तो जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अभी तक हमारे पास मोर देन 20 लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।